एक तरफ ये कहा जाता है जनाब कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेट लगाए हुए, दूसरी तरफ ये कहा जाता है जनाब ईरान की तरफ से कि जनाब मैं अपनी मर्जी से यहाँ से शिप्स या वेसल्स जाने दूंगा और जो मेरी मर्जी होगी वो यहाँ से गुजरेगा, जो मेरी मर्जी होगी वो यहाँ से शिप या वेसल नहीं गुजरेगा। नाउ ब्लॉकेट क्या है, कहाँ पे ब्लॉकेट लगा हुआ है? जो अमेरिका ने लगाया हुआ है, वन। और जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दूसरी जगह पे जब ईरान अपना एक मौक़िफ़ बयान करता है कि मैं अपनी मर्जी से वहाँ से शिप्स या वेसल जाने दूंगा, तो उसका क्या मतलब है? यानी कि इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इसको ज़रा समझ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सेकेंडली, जब फेस सेविंग चाहिए सबको, ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए और अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए इस जंग में से निकलने के लिए, और बैक होम चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, उनको जनाब एक अपने आप को बताना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा या पॉलिटिकली वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि जनाब एक विन विन सिचुएशन में हम इस पर बैकआउट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो। सो विन विन सिचुएशन कैसे किसी को मिल सकती है, फेस सेविंग दोनों को कैसे मिल सकती है, इज़ इट पॉसिबल या नहीं? डिप्लॉयमेंट जैसे मैंने कहा मजीद हो रही है रेड सी के अंदर। सो आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें कैसे शेप अप होगी, स्ट्रेट कैसे शेप अप होगी, या उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद हैं जो टैप की जाएंगी इन द डेज टू कम, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब वाइस एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जी? बहुत ही अहम सवाल है जो कि काफी इसके ऊपर बहस हो चुकी है मीडिया पे भी और अदरवाइज सोशल मीडिया पे भी इस पे काफी बहस है। देखें, ये दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो कि समझने की जरूरत है। जी जब जब जंग बंदी हुई, पाकिस्तान ने ब्रोकर की सीज फायर हो गई और उसके बाद निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों पार्टीज ने बैठना था। उस वक्त ईरान अमेरिका ने उस सीज फायर वायलेशन की अंडरस्टैंडिंग के बरखिलाफ जो ईरानी फोर्स थी उनका ब्लॉकेट करने का ऐलान कर दिया, जो कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान की या ईरान की, उसके खिलाफ था। जब अमेरिका ने ईरानी फोर्स का, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक तरफ सब जो ईरान है उसकी फोर्स चलती है, उसकी तमाम फोर्स का जब अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, चोक कर दिया। और उसने ये कहा कि अगर अमेरिका मेरी पोर्ट्स को बंद करेगा तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दूंगा। तो ये टिट फॉर टैट हुआ है। तो इसमें एक्चुअली हुआ ये कि जब इनिशियल फ्यू डेज के अंदर जब ये जंगबंदी हो चुकी और नेगोशिएशन चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, उस वक्त हुआ ये कि जब अमेरिका ने उसके दो जहाज़ों को, एक जहाज को पकड़ लिया, दूसरे जहाज को उसने वापस कर दिया, जो एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी कि अमेरिका ने जो कहा है उसके ऊपर वो अमल भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना चाह रहा था। और आपने बाद में देखा कि अमेरिका के मुताबिक, उनकी असेसमेंट्स के मुताबिक, उनकी जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ये कहा कि हम ईरान को $500 मिलियन का पर डे लॉस उसको कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड ऑफ ईरानी पोर्ट्स। और इसको रिस्पॉन्ड किया बेसिकली ईरान ने, और हुर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को उसने बंद कर दिया। लेकिन इसमें एक और बात समझने की ये है कि उसने ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सबके लिए बंद नहीं की। उसने जिनको वो समझता है कि ये उसके एलाइज हैं या न्यूट्रल्स हैं या जिसके साथ उसके पॉलिटिकल ठीक। अलाइनमेंट है, उनको वो जाने दे रहा है, बाकी को वो रोक रहा है। मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर हियर। मैं जो समझना चाह रहा हूँ और आम आदमी भी समझना चाहेगा सलीम साहब, वो ये है कि देखिए ब्लॉकेट कहाँ पे लगा हुआ है, अमेरिकन ने ब्लॉकेट कहाँ लगाया हुआ है? जी, समंदर की जो डायनामिक्स हैं वो जरा डिफरेंट है, इसको समझने की जरूरत जी है। हाँ आपका बिल्कुल ठीक है। जी। देखिए, समंदर में आपके पास मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास स्पेस बेस्ड सेंसर्स हैं, आपके पास एयर बेस्ड सेंसर्स हैं, और आपके पास सरफेस के ऊपर कुछ सेंसर्स हैं जो सरफेस शिप्स के ऊपर हैं, इसी तरीके से सब सरफेस आपका सेंसर्स हैं। तो ये तमाम जो सेंसर्स हैं, स्पेस से लेके और सब सरफेस जो सेंसर्स हैं, इन तमाम को मिला के एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर बनती है, जिसको हम कंप्रिहेंसिव मैरीटाइम अवेयरनेस की बात करते हैं या पिक्चर की बात करते हैं। तो इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से अमेरिका इस काबिल है कि वो तमाम जो शिप्स की मूवमेंट्स हैं जो ईरानी पोर्ट्स के अंदर या बाहर हो रही हैं, उनको मॉनिटर करता है। अच्छा तो और इसकी वजह से उसने अपने जो शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं या बाकी जो एसेट्स हैं, सी बेस्ड एसेट्स, उनको उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जहां पे वो समझता है कि ये ईरानी हमलों से महफूज है। अच्छा लेकिन जी जी जी, मैं एक चीज़ में समझना चाहूँगा कि अच्छा ये तो होगी सिचुएशन, ये पोजीशन होगी अमेरिका की ना। जी जी जब ये ईरान कहता है कि जनाब हम जनाब अपनी मर्जी से वहाँ से शिप्स या वैसल गुजरने देंगे, जो हमारी मर्जी होगी, जैसे आपने भी कहा,
तो वो फिर वो सिचुएशन क्या है जब वहां पे ब्लॉकेड लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से, तो ये कहां से आने देंगे या जाने देंगे ईरान वाली, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी, अगेन इसके लिए फिर जो सी की डायनामिक्स है वो समझने की जरूरत है। जी जैसे जी। मैंने कहा ना कि अमेरिका ने कोई ऐसा कोई बैरिकेड नहीं लगाया हुआ उधर के जहां से कोई चीज गुजर नहीं सकती, फिजिकल बैरिकेड नहीं है। हाँ, वो जब उसको कोई शिप उसकी इंफॉर्मेशन ग्रिड के ऊपर जो चीज आती है कि ये शिप ईरानी पोर्ट से निकला है, उसको वो रोकता, उसने रोका या उसने उसको डाइवर्ट किया, जो कि नॉन फैक्ट है। लेकिन जब जब ईरान की जो ब्लॉकेड है ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तकरीबन 21 नॉटिकल माइल का एक स्वाथ है, वाटरवे है, जिसमें से कि इन मैरी जहाजों ने गुजरना होता है। ठीक। उसमें 21 नॉटिकल माइल्स में से भी आप समझ लें कि 2 नॉटिकल माइल का एरिया ऐसा है जहां से शिप्स अंदर दाखिल होते हैं गल्फ के अंदर, और 2 नॉटिकल माइल का एरिया ऐसा है जिससे कि गल्फ से बाहर निकलते हैं। ठीक। तो आने और जाने के लिए ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम का एक निजाम है, वो वहां पे नाफिजुल अमल है। ठीक। और दरमियान में दो दो नॉटिकल माइल का एक बफर जोन है या सेफ्टी जोन उसको कह लें। तो ये 6 नॉटिकल माइल का पूरा इलाका है, एक वाटरवे है जहां से कि शिप्स अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं। तो बिल्कुल। इन 6 नॉटिकल माइल को रोकना या उस वहां पे इन्फ्लुएंस करना उनको, या उनको डिस्टर्ब करना, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ईरान के लिए स्पेशली, क्योंकि वो ईरान के अपने वाटर्स के अंदर है और वो इन जहाजों को रोक सकता है। अपनी मुख्तलिफ उसके पास जो वसाइल हैं, जिनमें कि IRGC की बोट्स हैं, या उनके पास जो बाकी लैंड बेस्ड उनके पास जो मिसाइल या रॉकेट्स हैं, वो उनको इनकी मदद से रोक सकता है। तो ठीक है। जो जो गल्फ के अंदर चीजें चली गई हैं और उन्होंने बाहर निकलना है, जो शिप्स गल्फ के अंदर ट्रैप हैं, वो अगर बाहर आना चाहते हैं तो बाहर वो नहीं आ सकते, बिकॉज उस साइड पे ईरान उनको रोक सकता है। ठीक। इसी तरीके से जो गल्फ के अंदर जाना चाहते हैं शिप्स, वो भी अंदर नहीं जा सकते अनलेस कि ईरान उनको ना जाने दे, क्योंकि वहां पे भी वो बिल्कुल ईरान की जो जो मेन लैंड है उसके बिल्कुल करीब है, और वहां पे उनकी डोमिनेंस है। वहां पे वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रोक सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये है जो आबनाए हुर्मुज के अंदर जो सारी एक्टिविटीज हैं वो ईरान के कंट्रोल में है इस वक्त। और जो ईरानी पोर्ट्स हैं जो कि आबनाए हुर्मुज से डिफरेंट जगहों पे हैं, वो उनकी मेन लैंड के ऊपर हैं, वहां पे जो उनकी पोर्ट्स हैं उनसे अगर कोई शिप बाहर निकलता है या उन पोर्ट्स पे कोई जाना चाहता है, उनको अमेरिका रोक रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा वेरी क्विकली इफ़ यू कैन टेल अस, एक्सप्लेन अस, एजुकेट अस इन दैट इज़ कि देखिए वहाँ पे रेड सी के अंदर डिप्लॉयमेंट जो है अमेरिका मज़ीद कर रहा है वहाँ पे। जब मज़ीद डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो इन द डेज टू कम क्या वो डिप्लॉयमेंट उसको पुल आउट भी करेगा या एज इट इज़ ही रहेगी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट? और अगर इसी तरह डिप्लॉयमेंट रहेगी तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या रेड सी के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है? जी, ये इसको हम कहते हैं पोस्ट वॉर पार्लेज के लिए आप जो दुश्मन ममालिक हैं वो अपनी अपनी डिस्पोजिशन को मेंटेन रखते हैं, अच्छा। ताकि वो अपने हरीफ के ऊपर वो प्रेशर मेंटेन रख सके, जिसकी वजह से उनको नेगोशिएशंस में सपोर्ट मिलेगी और वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन उनकी बेहतर होगी। ये है टोटल कहानी, जिसकी वजह से जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक अपनी प्रेजेंस को मेंटेन किए हुए है। और आपने पहले कुछ दिन पहले देखा कि एक उनका जो बैरी बेड़ा है वो और वहां पे शामिल हो गया, और अभी कल की रिपोर्ट ये है, कल या परसों की शायद, कि एक वहां से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से वो उसको रिलोकेट कर रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहा है। सो ये जो डिस्पोजिशन है, दोनों ममालिक ने अपनी अपनी वो मेंटेन की हुई है, अग्रेसिव पोस्चर मेंटेन किया हुआ है, ताकि उनकी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर हो। तो एक लेकिन इसमें एक कैवियट ये भी है कि ईरान में एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि ये जो सीज फायर है, ये अपने आप को सिर्फ रीग्रुप, रीआर्म, रिप्लेनिश करने के लिए ये उन्होंने वक्फा लिया है। उनके पास उनके वेपन और एमओ की काफी कमी हो गई थी, स्पेशली इजराइल के पास, जिसकी वजह से उनको कुछ कोरिया से भी साउथ कोरिया से भी कुछ मोबिलाइज करने पड़े अपने रिसोर्सेज। तो ये जो गैप है, ये जो पॉज है, इसको वो पॉज का नाम दे रहे हैं, सीज फायर का नाम नहीं दे रहे हैं। मैं एक जो ईरान के अंदर एक ग्रुप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको इस पॉज को वो यूज कर रहा है अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। और जो जैसे उनका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है कि नेगोशिएशंस के दौरान उनके ऊपर अटैक्स हुए, वो ये समझते हैं कि इस वक्त ये भी वो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। और ये जो ग्रुपिंग है, ये जो रीग्रुपिंग है, या जो अपने जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को, नेवल कैपेबिलिटी को रेड सी में और इंडियन ओशन में वो दोबारा असेंबल कर रहा है, ये शायद उसी को रिपीट करना चाहता है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि देखिए, दोनों फ्री कैर ने अपनी जंग लड़के देख ली है। उनके पास अभी अमेरिका के पास कोई फौजी अहदाफ रह ही नहीं गए जिसको कि वो हासिल करना चाहे।
अभी तो ये है कि अभी दोनों फ्री, अगर मैं उनको छोड़ भी दूं कि उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका में क्या चल रही है, और पीट हेगसेथ का जो अभी आपने कांग्रेस में उसकी जो स्क्रूटनी देखी, उनको अगर हम छोड़ भी दें, मैं सिर्फ मिलिटरीली बात करूं तो उनके पास कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी ऐसे है नहीं जिनकी वजह से उनको मिलिट्री एप्लीकेशन की जरूरत हो। अभी मेरा ख्याल है जो उन्होंने जितनी सी मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की डिग्रेड करनी थी, डिस्ट्रॉय करनी थी, वो कर ली है। और अभी उनको बेसिकली ये जो डिस्पोजिशन है वो मेंटेन कर रहे हैं in order to secure maximum concessions from Iran। और ये जो अभी जो आपने सवाल किया है, मेरा इसके ऊपर एनालिसिस यही है कि वो अपनी सिर्फ बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए उसने ये जो असेंबली है वो कर रहे हैं।